डेली बाय हार्ट कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, वरना जिसने नहीं वही क्लोज है। अभी हम शुरू करते हैं हमारा अ, जो टॉपिक है आज का, कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन। तो ये जो है हमारा पहला पॉइंट ही चल रहा है, उसी के अंदर है कॉन्सेप्ट ऑफ रस और रसायन। तो अभी जो असाइनमेंट भेजे थे उसमें भी मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स ने ट्रांसलेट किया है कि रसायन, तो रसायन का ट्रांसलेशन उन्होंने केमिकल ऐसा शब्द किया है ना, कि दिस केमिकल इज यूजफुल, ऐसा ऐसा। तो वो जो है डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे, कि ये रस मतलब क्या होता है, मर्क्यूरी आपको पता है, रसायन मतलब क्या होता है, वो चीज आज देख लेंगे। तो आज जो है हमारा रस और रसायन का मतलब क्या होता है और साल भर में उसे कैसे कैसे यूज करना है, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, कि रस मतलब क्या रस शास्त्र के अंदर या आयुर्वेद के अंदर, रस मतलब क्या, रसायन मतलब क्या, ये रसायन ऐसा शब्द क्यों बना, कैसे बना, और हमें उसको कैसे अर्थ में लेना है। तो ये पूरा ही कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो हमारा जो पारद प्रकरण है, मर्क्यूरी का जो चैप्टर है, वो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको दवाई यूज करना भी बहुत इजीली आ जाएगा। तो इसके अंदर भी शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन। कुछ बेसिक सी चीजें हम रिवाइज कर रहे हैं अभी। जैसे कि रस मतलब पारद या मर्क्यूरी या हाइड्रोजन, ये आपको पहले लेक्चर्स में बता रहा हूँ, तो अभी आपके माइंड में ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि रस, रस मतलब पारद या मर्क्यूरी, जो एक लिक्विड मेटल होता है, सभी मेटल सॉलिड होती है, ये एकमात्र ऐसी धातु है या मेटल है जो कि लिक्विड होती है, जो सिल्वर कलर की होती है। इसके बारे में काफी डिटेल में हम उसी के चैप्टर में, मर्क्यूरी चैप्टर में या पारद प्रकरण में पढ़ेंगे। लेकिन सभी विद्यार्थियों ने कभी ना कभी इस मर्क्यूरी को देखा ही है, थर्मोमीटर में या फिर स्पिगोमीटर में, है ना, जब ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उस समय पे दिखा रहेगा। तो मर्क्यूरी या पारद मेटल है, फिर भी हम उसका उपयोग करते हैं दवाई बनाने में। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रस बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे हमें रस मतलब मर्क्यूरी ही लेना है। लेकिन दूसरा शब्द आता है रसायन। रसायन शब्द, अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स गुजराती मीडियम में 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़े होंगे तो उनको रसायन शास्त्र या फिर केमिस्ट्री ऐसा आपको पता होगा, या फिर रसायन यानी कि केमिकल ऐसा आपको पता होगा। तो वो वहां पे सही था। यहाँ पे हमारा जो अधिकरण है वो रस शास्त्र है। आयुर्वेद के अंदर रसायन या रस शास्त्र के अंदर रसायन, उसका मतलब हम लेंगे रिजुविनेशन। शायद ये शब्द कुछ लोगों के लिए नया होगा, रिजुविनेशन कुछ लोगों के लिए पहचाना हुआ भी होगा। तो आपको रोग निदान में भी ये शब्द फिर से आ जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा उदाहरण देके बताता हूँ। एक शब्द होता है जुवेनाइल, JUVENILE, जुवेनाइल। और दूसरा शब्द होता है सनाइल, SENILE, सनाइल। तो ये दोनों विरोधी शब्द है ना। जो कुछ भी नया होता है, न्यू होता है, ये छोटा होता है, उम्र में कम होता है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल। जिसको कम समय बीत गया है उसको बोलते हैं जुवेनाइल। जो बूढ़ा होता है, जिसको समय बहुत हो गया रहता है, जो बड़ा होता है, उम्र में बड़ा होता है, उसको बोलते हैं सनाइल। तो जुवेनाइल और सनाइल ये शब्द आपको शायद क्लियर होंगे अभी। तो पहले रिजुविनेशन में से री निकाल दीजिए, तो आ गया जुविनेशन। जुविनेशन यानी कि कम उम्र फिर से प्राप्त करना, यानी कि यौवन फिर से प्राप्त करना। यही हमारा एम था ना, हमने पहले देखा था अर्थशास्त्र की शुरुआत में भी, कि जो बूढ़े हो गए हैं जो लोग, उनको भी उनका यौवन फिर से प्राप्त हो। तो उसी को बोलते हैं जुविनेशन या फिर रिजुविनेशन। रिजुविनेशन यानी कि उम्र बढ़ गई है, बुढ़ापा आ गया है, शरीर की रस रक्त मांस में आदि धातुएं कम हो गई है, क्षय हो गई है, क्षीण हो गई है, उसको फिर से अच्छी क्वालिटी की, अच्छी क्वांटिटी में बना देना, और शरीर को फिर से यौवन प्राप्त करवाना, बुढ़ापे में से यौवन प्राप्त करवाना, उसी को बोलते हैं रिजुविनेशन। और उसी को आयुर्वेद में या रसशास्त्र में बोलते हैं रसायन। तो यहाँ पे अभी आप जो सभी दवाइयों के अंदर जहाँ पे रसायन रसायन ऐसा पढ़ रहे हैं, उसका मतलब आपको केमिकल ऐसा नहीं समझना है। रसायन का मतलब आपको क्या समझना है, रिजुविनेशन।
ये एक प्रक्रिया है या एक कर्म है जिसको रिजुविनेशन बोलते हैं। या ये कर्म करने वाली, ऐसे गुण देने वाली जो कोई भी दवाई है, उस दवाई को भी रसायन बोलते हैं। जैसे कि किसी ने एक प्रिपरेशन, ये असाइनमेंट बनाया होगा, बृहदवात चिंतामणि रस, तो वहां पे लिखा होगा कि यह रसायन, यानी कि नॉट दिस केमिकल, लेकिन दिस मेडिसिन, ये जो दवाई है वो रसायन कर्म करने वाली दवाई है, तो इस दवाई को भी रसायन बोलेंगे। ये दवाई जो है वो रसायन है, ऐसा बोलेंगे। तो अभी आपको ये थोड़ा क्लियर रहेगा कि रिजुविनेशन यानी कि रसायन ये कर्म है, और यही कर्म करने वाली या यही गुण देने वाली दवाइयों को भी हम रसायन नाम से ही जानेंगे। जैसे कि पारद में से हम बहुत सारे रसायन बना सकते हैं, मतलब अलग अलग वो केमिकल बॉन्डिंग ही है, लेकिन वो एक मेडिसिन है, और वो स्पेसिफिकली कैसी मेडिसिन है, वो रसायन कर्म करने वाली, रिजुविनेशन करने वाली, यानी कि बूढ़े आदमियों को, बूढ़े लोगों को वो फिर से यौवन देने वाली वो एक दवाई है। और बूढ़े आदमी को यौवन कैसे प्राप्त हो सकता है? सीधी सी बात है कि जब हमारी उम्र 30, 40, 50, 60 के ऊपर चली जाती है, तो हमारे शरीर में सभी धातुएं धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, रस रक्त मांस मेद क्षीण होने लगती है। जैसे कि समझ लीजिए हमारी उम्र 30 साल, 30 साल से ऊपर होने लगी, तो सबसे पहले हमारा ओज और शुक्र क्षीण होने लगता है। 40, 45, 50 साल से आगे हमारी उम्र जाने लगी, तो हमारी मज्जा, हमारा अस्थि क्षीण होने लगता है। फिर उससे भी आगे अगर हमारी उम्र जाने लगी, 60, 70, 80 हो गई, तो फिर हमारा मांस, मेद और मांस क्षीण होने लगता है। और अगर रक्त क्षय हो गया तो फिर तो आप जानते हैं रक्त क्षय का श्लोक, रक्त का कर्म जीवन है, जीवन समाप्त हो जाएगा अगर रक्त का क्षय हो गया तो इसी तरह से बुढ़ापा आता है और मृत्यु आती है। इन दोनों को आयुर्वेद में एक नेचुरल प्रोसेस माना गया है, बुढ़ापा आना और मृत्यु आना, इसको आयुर्वेद में एक नेचुरल प्रोसेस माना गया है। लेकिन रस शास्त्र में उसको एक नेचुरल प्रोसेस नहीं माना गया। रस शास्त्र में उसको एक बीमारी के तौर पे माना गया है और उसको चिकित्सीय बताया है, बुढ़ापे को और मृत्यु को। बुढ़ापे को तो हाँ, हालांकि आयुर्वेद में या फिर चरक संहिता में भी चिकित्सा करते हैं। जब आप चरक संहिता का चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे, तो उसका पहला ही चैप्टर है रसायन चिकित्सित, यानी कि बूढ़े लोगों को फिर से जवान करने वाली ट्रीटमेंट, वो सही है। लेकिन मृत्यु को भी ठीक कर सकते हैं, तो वो उसको मतलब मृत्यु को बहुत ही ज्यादा लंबा डिले कर सकते हैं या ना ऐसा कर सकते हैं, अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं, वो रस शास्त्र में बताया है। तो अभी हम बात करेंगे रसायन यानी कि रिजुविनेशन। तो रसायन जो शब्द है वो दो शब्दों का संयोग से बना है। जो वो संधि है वो क्या है? रस और अयन, रस प्लस अयन। तो यहाँ पे जो रस है वो रस धातु वाला, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये रसादि सप्त है, जो रसादि सात है, वो वाला रस है यहाँ पे रसायन। तो रस और रसायन मतलब कि कौन, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन। तो यहाँ पे जो पहला रस है, ये जो पहला रस है वो है मर्क्यूरी वाला रस। आपको हाँ मेरा कर्सर दिख रहा है ना? ओके। तो ये जो पहला जो रस है वो है मर्क्यूरी, यानी कि पारद वाला रस। और दूसरा जो रसायन के अंदर जो रस है वो है रस धातु वाला रस, रस आदि सप्त, रस रक्त मांस मेद, ये वाला रस है। तो रस और रसायन, रस का उपयोग करके हमें रसायन कर्म करना है, रस का उपयोग करके ऐसी दवाइयां बनानी है जो रसायन कर्म करे और फिर उनको यूज करना है। तो यहाँ पे रस यानी कि पारद और रसायन, ये कर्म करने के लिए हमें रस का अयन करना पड़ेगा। अभी रस यानी कि रस धातु, रस रक्त मांस में जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, वो वाली रस धातु जो हमारे शरीर में लिक्विड स्वरूप में होती है, और उसका अयन करना है। अयन मतलब क्या? सर्कुलेशन या प्रमोशन, यानी कि उसका जो कर्म है वो पूरी अच्छी तरह से बेस्ट, उसकी क्वालिटी में बेस्ट एफर्ट में वो अपना कर्म करती रहे। अभी रस धातु का कर्म क्या है वो आपको पता रहेगा, है ना? आपको सभी धातु के कर्म पता रहेंगे। प्रीणनम जीवनम लेपो देह धारण पूर्ण, वो आपको ये श्लोक आता होगा। तो सभी धातु के श्रेष्ठ कर्म जो है वो आपको पता रहेंगे। तो रस का कर्म क्या है? प्रीणन यानी कि नरिशमेंट, पूरे शरीर का नरिशमेंट करना उसका कर्म है। शरीर का नरिशमेंट होता रहेगा तो क्या होगा? एनाबोलिज्म बढ़ेगा, कैटाबोलिज्म कम होगा। सीधी सी बात है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म हमेशा ही चलता रहता है।
पेट के अंदर जब खाना हम डालते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है। जब वो खाना एकदम मोनोमर बन के, पॉलीमर में से जब वो मोनोमर बन के हमारे शरीर के हर एक सेल के अंदर जाता है, तो वहां पे हर एक सेल, हर एक शरीर के एक एक कोश के अंदर भी मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? दो चीजें हैं, एक तो है एनाबॉलिज्म यानी कि चय, और दूसरा है कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय। एनाबॉलिज्म चय यानी कि वृद्धि होती है, और कैटाबॉलिज्म अपचय यानी कि क्षय होता है। हाँ, दिन हर एक क्षण में हमारे शरीर में यही चीजें चलती है। तो आपने रचना शारीर में फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा होगा, है ना, कि हर एक क्षण में शरीर में वृद्धि होती रहती है, क्षय होती रहती है, उसी को शरीर बोलते हैं। तो श्लोक भी आपने पढ़ा होगा। तो ये जो शरीर में हर समय पे अपचय होता रहता है, उसका हमें काउंटरैक्ट करना होगा। तो कौन करेगा? रस धातु ही करेगी, क्योंकि वो कर्म रस धातु का ही कर्म है। प्रीणन कर्म, नरिशमेंट करना, वो रस धातु का ही कर्म है। तो रस धातु अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करती रहे, बेस्ट करती रहे, उसके लिए क्या होना चाहिए? रस धातु सर्कुलेट होती रहनी चाहिए, उसका प्रमोशन होना चाहिए पूरे शरीर में, सब जगह पे, पूरी क्वांटिटी में, बेस्ट क्वालिटी में, पूरे शरीर में घूमती रहनी चाहिए। तो इसीलिए रस धातु का अयन करना है, रस धातु का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में करते रहना है। और ये कम होता है जब हमारी उम्र 30, 40, 50 साल के ऊपर की हो जाती है, तो ये चीजें कम होने लगती है। रस की क्वालिटी और क्वांटिटी कम होने लगती है रस धातु की। तो वो बड़े अच्छी तरीके से फिर से यौवन अवस्था में, हमारी उम्र जब 16, 20 साल, 25 साल होती है, 16 से 25 साल की जो यौवन अवस्था होती है, उस समय पे वो अटमोस्ट कैपेसिटी पे रस धातु का अयन होता रहता है। तो वैसा ही रस धातु का अयन बड़ी उम्र में 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल में भी होता रहे, उसके लिए हमें कुछ दवाई खानी पड़ेगी। और वो जो दवाई है, वो ऐसी कौन सी दवाई है जो ऐसा रस धातु का आयन 25 साल की या 16 साल की उम्र का रस धातु का आयन जो है, ऐसा कर्म वो वहां पे कर दे, 80 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में कर दे। तो वैसी दवाई जो है वो रस में से बनती है, रस यानी कि पारद में से बनती है, तो मर्क्यूरी में से बनती है। इसीलिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन को कैसे समझेंगे, कि अयन ऑफ रस यानी कि रस धातु का जो अयन है कैसे होगा? बाय यूजिंग रस यानी कि पारद या मर्क्यूरी या हाइड्रोजन इस मेटल का उपयोग करके। तो मर्क्यूरी का उपयोग करना है, शरीर को उसका ट्रीटमेंट देना है, मर्क्यूरी का उपयोग करके दवाइयां बनानी है, उस दवाई को खाना है और शरीर में ट्रीटमेंट करना है। तो इससे हम क्या अचीव कर पाएंगे? रसायन यानी कि रिजुविनेशन। रिजुविनेशन यानी कि क्या? हमारे शरीर में बुढ़ापा दूर होगा, शरीर की सातों के सातों धातुएं, सप्त धातुएं पुष्ट हो जाएगी, और शरीर फिर से जवान हो जाएगा। तो अभी आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा, है ना, कि मर्क्यूरी का उपयोग करके हमें रस धातु को पूरे शरीर में अयन करवा देना है। लेकिन ये रसायन बनेगा कैसे? कौन सा रसायन यूज करना है, कब कौन सा यूज करना है? अकेला मर्क्यूरी को यूज कर लेना है, क्या उसके साथ कुछ मिलाना भी है, कुछ मिक्स भी करना है? मर्क्यूरी तो लिक्विड है, तो उसको ऐसे ही पी जाना है, क्या क्या करना है ना? तो उसके बारे में हम थोड़ा अभी देखेंगे। तो पहले हम थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मर्क्यूरी की। रस या फिर पारद या मर्क्यूरी की कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। वैसे तो मर्क्यूरी या पारद जो है उसमें बहुत सारे गुण है, लेकिन सारे के सारे गुण हम अभी नहीं देखेंगे। वो सभी गुण हम जब उसका चैप्टर पढ़ेंगे, मर्क्यूरी का चैप्टर पढ़ेंगे, पारद प्रकरण, उस समय पे हम देखेंगे, हमारा 9वां और 10वां चैप्टर। तो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि वृष्य, रसायन, कृमिघ्न, योगवाही और बहुत सारी। तो यहाँ पे कुछ चार प्रॉपर्टीज हमारे जो बुक में दी हुई है, उसी को मैंने यहाँ पे लिया है, और इन चारों का मतलब समझा देता हूँ। अभी चारों का तो नहीं, रसायन का तो आप समझ चुके, बाकी तीन शब्द नए नए साथ में आए हैं, तो उसका मतलब समझ लेते हैं। तो रसायन मतलब कि आपको समझ में आ गया अभी, है ना, कि ये जो है रिजुविनेशन के बारे में है, ये कोई केमिकल के बारे में नहीं है। अभी बाकी के तीन के शब्द बस साथ में है, इसलिए समझ लेते हैं, क्योंकि पारद प्रकरण तो बाद में पढ़ेंगे, 9वां चैप्टर है अभी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद एक आपकी टेस्ट रखने वाले हैं, मंथली टेस्ट दिसंबर महीने में हो जाएगी।
तो उसके अंदर पहले चैप्टर के सारे कुछ जो कुछ भी क्वेश्चन है 2 मार्क 5 मार्क 10 मार्क के पूछेंगे। तो इसलिए आपको पढ़ाई करना है तो इन सब का मतलब भी पता होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है वृष्य। वृष्य ये शब्द जो है वाजीकरण शब्द के लिए है। जैसे रसायन शब्द होता है उसी के जैसा एक शब्द होता है वाजीकरण। शायद आपको अष्टांग हृदय में कहीं कहीं पे आया भी होगा। तो उसकी निरुक्ति वगैरह हम चरक संहिता चिकित्सा स्थान के सेकंड चैप्टर में देखेंगे कि वाजीकरण मतलब क्या। लेकिन ये जो वृष्य औषधियां होती है जो वाजीकरण का काम करती है उसमें बस एक इतना समझ लीजिए कि वो जो होती है शरीर की सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए होती है। इतना बढ़ाए कि संतति उत्पत्ति संतान की जो उत्पत्ति है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाए और हमारा जो पीढ़ी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। हमारा जो वंश है वो अटके नहीं। मेरा बेटा या बेटी फिर उसका बेटा या बेटी आगे बढ़ता ही रहे। तो ऐसी जो ट्रीटमेंट होती है वो वृष्य होती है और उसको वाजीकरण भी कहते हैं। फिर है कृमिघ्न। कृमि कृमि शब्द से आप जानते होंगे है ना। बहुत ही जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसको हम कृमि बोलते हैं। तो वो हमारे शरीर में रहने लगते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते ही हैं जैसे कि आपको पता होगा ई कोलाई इशेरिशिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया बहुत सारे हमारे गट में होते हैं। और उसके जैसे बहुत ही सारे अलग अलग हमारे शरीर में आश्रित होते ही है। लेकिन अगर उसमें से कुछ ऐसे जीव है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं जिसको हम बोलते हैं पेट में कीड़े हो गए ऐसा आम भाषा में बोलते हैं है ना। या फिर इंटेस्टिनल वर्म्स ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो कृमि है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और वो कृमि जो है उसको हमें शरीर से निकालना ही चाहिए। तो कृमि घ्न घ्न यानी कि उसको कम करने वाला या खत्म करने वाला। तो वो भी प्रॉपर्टी पारद में है। फिर आगे है योगवाही। तो योगवाही शब्दों के बारे में ये भी किसी किसी को तो असाइनमेंट बनाने में आया था। उन्होंने मुझसे पूछा भी था लेकिन आज मैं सभी को बता देता हूँ योगवाही मतलब क्या होता है। कोई एक ऐसा द्रव्य जो अपनी प्रॉपर्टीज को अपने गुणों को छोड़े नहीं उसी के साथ साथ उसके साथ कुछ और मिला दिया उसके गुणों को भी ग्रहण कर ले उसको बोलते हैं योगवाही। समझ लीजिए कि मैं अगर एग्जाम्पल लेते हैं मेरा है ना। मैं एक इंसान हूँ मेरे अंदर कुछ अच्छे गुण हैं। अभी मेरा एक दोस्त बन जाता है उसके अंदर भी कुछ अच्छे गुण हैं। तो मैं मेरे गुणों को छोड़ूंगा नहीं और उससे भी अच्छे गुण में प्राप्त कर लूंगा। तो उसको बोलते हैं कि मेरा मेरी जो प्रॉपर्टी है मेरा जो गुण है वो योगवाही है। अक्सर इस तरह के गुण घी वगैरह द्रव्यों में होते हैं। घी जो होता है घृत होता है गाय के दूध में से हम घी बनाते हैं उसमें ये योगवाही गुण होता है। और भी तो कुछ द्रव्यों में होता है। तो ऐसा ही गुण मर्क्यूरी में भी होता है। रस या पारद या मर्क्यूरी में भी होता है। पानी में भी होता है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य है जिसमें योगवाही प्रॉपर्टीज होती है। तो पारद में मर्क्यूरी में भी ये योगवाही प्रॉपर्टीज होती है। और हमें पता है कि मर्क्यूरी में योगवाही प्रॉपर्टी है कृमिघ्न है वृक्ष रसायन है। तो हम उसका यूज करेंगे उपयोग करेंगे कि भाई ये द्रव्य है हमारे पास ये हमारे पास पदार्थ पड़ा हुआ है और इतना उसमें ये पदार्थ के अंदर ये द्रव्य है ये गुण है उसके। तो हम द्रव्य और गुण का उपयोग करके उसके उसका कर्म हम शरीर के अंदर करवाएंगे। और भी बहुत सारा है आप मर्क्यूरी चैप्टर में पारद प्रकरण में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे फोकस करेंगे रसायन के ऊपर। तो हमें शरीर में रसायन यानी कि रिजुविनेशन करवाना है और मर्क्यूरी का उपयोग करना है। तो मर्क्यूरी का उपयोग कैसे करना वो पहले देख लेते हैं। तो मर्क्यूरी का जो उपयोग है क्लासिक्स में क्लासिकली हम 4 तरह से करते आए हैं। अगर हम पिछले 1200 साल या पिछले 2000 साल 2500 3 हजार साल का इतिहास देख ले हमारे आयुर्वेद का आयुर्वेद के अंदर भी रस शास्त्र की चिकित्सा या रस चिकित्सा का इतिहास देख ले तो उन उसके अंदर जितनी भी रस औषधियां बताई गई है बेसिकली हम उसको 4 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसी को उसका क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। जितनी भी रस औषधियां है उसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके अंदर पहली जो होती है वो खरलीय या फिर खलवीय होती है। ये नाम जो है आपको याद रखने हैं और इन चारों के बारे में हम अलग अलग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो ये जो खरलीय या खलवीय जो होती है इसके अंदर क्या करते हैं हम मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के साथ दूसरा जो कोई भी द्रव्य होता है बस उसको खरल में यानी कि खल्व यंत्र में लेके बस हमें उसको सिर्फ मिक्स करना होता है और कुछ नहीं। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोर्टार एंड पेस्टल या संस्कृत में हिंदी में बोलते हैं खरल या खलव।
फिर हमें उसके अंदर बस लेके उसको मिक्स कर देना है, सिंपली मिक्सिंग कर देना है। मिक्स कर दिया तो वो दवाई बन गया, तो वो उसको बोलते हैं खरलीय। फिर आगे देखते हैं परपटी। तो परपटी यहाँ पे क्या होता है, हम दो दो चीजों को या दो से ज्यादा, तीन चार पांच औषधियों को मिक्स तो कर देते हैं, लेकिन सिर्फ वहां पे रुकते नहीं। हम उसको मिक्स करके फिर उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे किसी भी चीज को तो वो लिक्विड बन जाएगा, सीधी सी बात है। हम सॉलिड, हमारे पास जो कोई भी द्रव्य है उसको हम गर्म करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। फिर उसको गर्म करके, उसको पिघला के फिर तुरंत ही उसको फिर से ठंडा कर देते हैं। और ठंडा भी कैसे करते हैं, केले के पत्ते के ऊपर रख के तुरंत ही उसके ऊपर डाल के दूसरा केले का पत्ता डाल के प्रेशर कर देते हैं। तो ये हमारी टेक्निक है। तो जब हम परपटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय पे ये पूरा क्लियर होगा। लेकिन उतना याद रखिए कि परपटी प्रकार का ये एक औषधि होता है। परपटी शब्द जो है परपट शब्द से बना है, परपट यानी कि पापड़। तो पापड़ के जैसा जब वो बन जाता है तो दिखने पे पापड़ के जैसा लगता है, इसलिए उसको बोलते हैं परपटी। या गुजराती में भी जिसको बोलेंगे पापड़ या पोपड़ी, है ना, ऐसा कुछ बोलेंगे। एकदम पतला थिन लेयर होता है वो, तो उसको परपटी कहलाता है। फिर उसका भी हम पाउडर बना के उसको या टेबलेट बना के उसको यूज करते हैं। तो ये जो है अक्सर हम हमारे जो जीआई ट्रैक की बीमारी है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी बीमारी है, स्टमक की बीमारी है, वहां पे बहुत ज्यादा बार यूज करते हैं। फिर तीसरा कैटेगरी है कुपी पक्व। कुपी पक्व ये भी पहले भी बताया था कि कांच की बोतल के अंदर एक बहुत ही झाड़ी झाड़े जो थिकनेस है वैसी वाली कांच की बोतल हम ले लेंगे, और उसके ऊपर हम कपड़ा और मिट्टी वगैरह लगा के अंदर दवाई भर के फिर उसको गर्म करेंगे। यहाँ पे परपुटी के जितना गर्म करना नहीं होता, परपटी में तो क्या थोड़ा ही गर्म करना होता है, कुछ ही मिनटों में वो गर्म हो जाता है। उसको घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे गर्म नहीं करना होता। जबकि कुपी पकुआ में थोड़ा अलग प्रोसीजर होता है। वहां पे हमें उसको लगातार एक दिन 24 घंटे, 2 दिन 48 घंटे, 3 4 5 7 दिन लगातार उसको गर्मी देते ही रहना है। दिन भर 12 घंटे, रात के 12 घंटे, 24 घंटे अग्नि देना शुरू ही रहता है वहां पे। तो कुपी पक्व प्रकार की दवाइयां बनाना आसान नहीं होता, वो थोड़ा मुश्किल काम है। और अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हैं बनाना, या फिर एटलीस्ट यूज करना, हमारे क्लिनिक में उसको यूज करना सीख जाएंगे, तो खलबीय और परपटी दोनों ही तरह की जो दवाइयां होती है रस औषधि, उससे बहुत ज्यादा कार्यकारी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है कुपी पक्व दवाइयां। खरीलिय खरलीय दवाइयाँ बहुत अच्छी इफेक्टिव होती है। वनस्पति की दवाइयों से तो कई गुना ज्यादा इफेक्टिव होती है खरलीय, उससे भी ज्यादा परपटी, परपटी से भी ज्यादा उपयोगी होती है कुपी पक्व, तुरंत रिजल्ट देने वाली ये सब दवाइयाँ होती है कुपी पक्व। तो उसके बारे में भी एक अलग चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट में है पोटली। तो यहाँ पे पोटली नहीं है, डबल ट है ना, तो आप उसको प्रोनाउंस करते समय ख्याल रखिए। पोटली मैंने लिखा भी है, संस्कृत में भी डबल ट लिखा है, इंग्लिश में भी 2 बार टी लिखा है, और वो है पोटली। तो ये जो पोटली कल्पना है, वहां पे क्या करते हैं, डेफिनेटली पोटली बनाते हैं। तो वहां पे हमारी जो औषधियां है उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसको गर्म तो करना है, लेकिन कैसे गर्म करते हैं, हम उसको एक सिल्क क्लॉथ में, रेशमी वस्त्र में लेके उसकी एक पोटली बना देते हैं। और उस पोटली को फिर हम गर्म करते हैं, लेकिन डायरेक्टली गर्म नहीं करते, बहुत ही धीमे ताप में, लेकिन बहुत लंबे समय तक सल्फर के अंदर, गंधक के अंदर गर्म करते हैं। तो एक बर्तन ले लेंगे जिसके अंदर हम गंधक या सल्फर डाल देंगे। जो सल्फर है, मर्क्यूरी के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है सल्फर का, इसलिए हम उसको वहां पे यूज करते हैं। उस सल्फर को ले लेंगे, उसको पिघला देंगे। भाई जो सल्फर जो है ना, वो वैसे तो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन 110 डिग्री, 115 डिग्री टेम्परेचर पे वो लिक्विड बनने लगता है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये जो पोटली के बारे में बता रहे थे, पोटली जो है वहां पे क्या करते हैं, कि एक बर्तन के अंदर हम गंधक या सल्फर ले लेते हैं। वैसे वो येलो कलर का सब्सटेंस है, सॉलिड होता है, लेकिन 110 डिग्री, 115 डिग्री जब हम टेम्परेचर देते हैं तो वो सॉलिड में से लिक्विड बनने लगता है। और फिर वो जो 300, 350, 400, 450 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है हमारा, उतना डिग्री सेल्सियस चला जाता है, तो वो लिक्विड में से गैस बन जाएगा, वो वायु बन जाएगा। प्रवाही में से वायु या लिक्विड में से गैस बन जाएगा। तो हमें करना क्या होता है कि धीमा धीमा ताप देते रहना है, लगातार टेम्परेचर को मेंटेन करते रहना होता है।
वो जो है सॉलिड में से लिक्विड तो बन ही जाए, लिक्विड में से वायु ना बन जाए, लिक्विड में से गैस ना बन जाए। तो टेम्परेचर 110-15 से ऊपर और 350-400 से नीचे, इतना टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ता रहेगा वहां पे। तो वहां पे जो है गंधक लिक्विड सल्फर के अंदर हमारी ये जो पोटली है उसका पाक होगा। तो ये जो पोटली जो है, जो रेशमी वस्त्र की पोटली बनाई है, उस वस्त्र के अंदर हमारी सारी दवाइयां रहेगी, उसको हम लिक्विड सल्फर के अंदर डाल के रखेंगे। कैसे, किस तरह से पूरा प्रैक्टिकल होगा, वो हम पूरा इसका पोटली का अलग सा चैप्टर पढ़ेंगे। तो वो जो है इसमें पाक होगा और फिर हमारी दवाई तैयार हो जाएगी। ये भी एक बहुत ही जटिल और लंबी प्रोसेस है, लेकिन हम सीखेंगे उसको भी आगे। तो एटलीस्ट आपको ये पता चला कि अभी अगर आपके पास ये शब्द आ गए, खलवीय, परपटी, खूपी, पकुआ, पोटली, तो आपको इसके बारे में पता रहेगा। तो अभी इन सब के बारे में इतना लंबा चौड़ा क्यों मैंने बताया, क्योंकि मर्क्यूरी का अगर हमें उपयोग करना है रसायन के तौर पे, तो इन चार में से ही किसी एक के रूप में उपयोग करना है। ये जो चार है इनमें से ही किसी एक के रूप में हम मर्क्यूरी का उपयोग करेंगे। डायरेक्टली अकेला मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ओनली या एलिमेंटल मर्क्यूरी का उपयोग नहीं करना है ट्रीटमेंट में। हम थर्मोमीटर में से मर्क्यूरी निकाल के उसको खा गए या उसका दवाई के तौर पे उपयोग कर लिया, ऐसा नहीं करना है। वो शुद्ध मर्क्यूरी हमने शुद्ध पारद ले लिया है ना, प्यूरिफाइड मर्क्यूरी, फिर उसकी दवाई बनानी है इन चार में से किसी भी एक टाइप की, जो भी हमें जरूरत है उस टाइप, और उस टाइप की दवाई बनानी है। मतलब क्या है कि इन चार में से कोई भी टाइप ले लो, लेकिन वहां पे जो है पारद जो है इट इज बाइंडेड, वो बंध जाता है। पारा जो है वो बंध जाता है, हमारा मर्क्यूरी जो है बाद में वो लिक्विड नहीं रहता। मर्क्यूरी लिक्विड होता है ना, मर्क्यूरी जो है, पारद जो है, पारा लिक्विड होता है, लिक्विड मेटल है वो। लेकिन इन चार में से किसी भी प्रकार की दवाई हमने बना दी तो वो बंध जाता है, वो सॉलिड हो जाता है। मतलब मर्क्यूरी को अगर हमें सॉलिड करना है तो क्या करना पड़ेगा, अकेला मर्क्यूरी है। अगर हमें उसको लिक्विड में से गैस करना है तो हम उसको गर्म करेंगे। अगर हम उसे उसको लिक्विड में से सॉलिड करना है तो हमें उसको ठंडा करना पड़ेगा, बहुत ही 0 से कम डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना पड़ेगा, माइनस में टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा, तब जाके मर्क्यूरी जो है सॉलिडिफाई होगा। लेकिन हम उतना टेम्परेचर वाली तो दवाई नहीं खा सकते, हमें तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर वाली, रूम टेम्परेचर वाली दवाई खा सकते हैं, है ना। तो आइसक्रीम भी खाते हैं, अगर हम वो 8 डिग्री 11 डिग्री का होता है तो वो भी हमें बहुत ठंडा लगता है, तो माइनस टेम्परेचर वाली मेडिसिन हम खा नहीं सकते। इसलिए हम मर्क्यूरी को प्रोसेस करते हैं। ऐसे प्रोसेस करते हैं, कुछ वनस्पतियों के साथ, अन्य द्रव्यों के साथ प्रोसेस करते हैं, और मर्क्यूरी का हम केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, और उसमें से दवाई बना लेते हैं जो कि सॉलिड होती है। जो सॉलिड फॉर्म में होती है मर्क्यूरी का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा, फिर वो चाहे पाउडर फॉर्म में हो, टेबलेट फॉर्म में हो, लेकिन वो सॉलिड होगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी को हमने बांध लिया है, उसको बाउंड कर लिया है या बाइंड कर लिया है। तो मर्क्यूरी या पारद इज बाइंडेड। कैसे बाइंड करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करनी पड़ती है। कौन सी प्रोसेस, अलग अलग वनस्पति द्रव्यों की, वनस्पति के अलावा दूसरे द्रव्यों की भी, खनिज द्रव्यों की भी उसके साथ मिक्स करके, फिर ये अगर मिक्स करना है तो खलवीय, फिर कुछ गर्म करना है तो परपटी, कांच की बोतल में गर्म करना है तो कुपी पकुआ, रेशमी कपड़े में बांध के गंधक में गर्म करना है तो पोटली, वो ये सारी प्रोसेस करनी होती है। तो हम मर्क्यूरी को बांध लेंगे, उसको सॉलिड बना देंगे, वो भी रूम टेम्परेचर पे। उसको -डिग्री टेम्परेचर नहीं लेके जाएंगे, रूम टेम्परेचर पे या बॉडी टेम्परेचर पे ही सॉलिडिफाई कर लेंगे। तो पारद को बांधना बहुत ही जरूरी है। तो ये सब हमने कहाँ से सीखा, अभी तो हम ये रेगुलर उसका यूज करते हैं, बनाते ही है, लेकिन कहाँ से सीखा, तो ये हमारे रस ग्रंथों में से। तो अभी हम रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो एक हमने हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र में ये सब ग्रंथों के बारे में देखा था, है ना। आप हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र का रिवीजन करते रहिए हमेशा, हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र का। तो यहाँ पे जो एक रस ग्रंथ है आयुर्वेद प्रकाश, तो इस आयुर्वेद प्रकाश के अंदर कुछ श्लोक दिए हुए हैं। उसके अनुसार ऐसा बताया जाता है, अतः सिद्धि न सर्वत्र वापि रसायने। यहाँ पे सिर्फ रस का उपयोग करके सिद्धि नहीं मिलेगी, सिद्धि नहीं मिलेगी, यानी कि हमें जो हमारा गोल है, रिजुविनेशन करने का गोल, वो पूरा नहीं होगा। कैसे पूरा होगा, रसायन कर्म करके, यानी कि रसायन बनाना पड़ेगा उसमें से। फिर बताया है रसे रस विषय कर्मणि। अगर हमें सिर्फ मर्क्यूरी का ही प्रोसेस करना है तो ठीक है, तो रस रहेगा तो चलेगा, लेकिन
रसायने वापि, अगर हम उसमें से रसायन बना देंगे, उसमें से ये चार में से किसी भी एक तरह का उसका दवाई बना देंगे, रस औषधि बना देंगे, तो फिर वो कहाँ पे काम आएगा? जरा व्याधि नाशनम। जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा, और व्याधि यानी कि रोगों को दूर करने में। तो बुढ़ापा को दूर करने में उसका उपयोग होगा, यानी कि थेरेपेटिक यूज ऑफ मर्क्यूरी अकेला जो है, अगर वो रस है तो वो हमारे काम का नहीं है। हाँ, वो पारद कर्म में चलेगा, औषधि कर्म में नहीं चलेगा। तो हमें तो करना है औषधि कर्म, हम डॉक्टर से, तो हमें औषधि कर्म करना है, यानी कि उसका दवाई का यूज करना है। तो अकेला मर्क्यूरी कहीं पे भी काम नहीं आएगा। और क्लासिकली भी हमारे रस ग्रंथों में या हमारे शास्त्र यानी कि क्लासिक्स में भी अकेले मर्क्यूरी, मर्क्यूरी अलोन का कहीं पे भी थेरापेटिक यूज नहीं बताया है। मर्क्यूरी को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज करना है तो उसको इट इज मस्ट टू बाइंड इट, उसको बांधना ही पड़ेगा, उसकी दवाई बनानी पड़ेगी। और इन प्रॉपर मैनर, जो आगे चार बताई है वो, आगे कुछ और हम 26 तरह के बंद सीखेंगे, वो भी 24 तरह के बंद सीखेंगे, वो भी, तो वो सभी अलग अलग मर्क्यूरी को बांधने के तरीके हम सीखेंगे। एक और रेफरेंस ले लेते हैं इस पर। रस ग्रंथ कौन सा है? रस हृदय तंत्र। तो आप देखिए हिस्ट्री ऑफ रस शास्त्र में प्रोबेबली ये दूसरा ग्रंथ है, सबसे पहला रसार्ण, उसके बाद दूसरा है रस हृदय तंत्र। तो इन्होंने भी एक श्लोक दिया है, पहले ही चैप्टर में रस हृदय तंत्र खोलेंगे तो पहले ही चैप्टर में ये श्लोक आता है, रस बंधन च सधन्य प्रारंभे यस्य सततम इव करुणा सिद्धे रसे करिष्ये महिमहम निर्जरा मरणम। यानी कि क्या बोलते हैं ये जो रस ग्रंथ, रस हृदय तंत्र के जो लेखक है वो क्या बोलते हैं कि जो जब हम पारद संस्कार करते हैं, पारद संस्कार करते हैं यानी कि क्या, मर्क्यूरी को पहले शुद्ध करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, बाद में उसके 18 संस्कार करेंगे, 18 संस्कार करके बाद में उसकी दवाई बनाएंगे। तो जब हम ये पारद संस्कार करना शुरू करते हैं, 18 प्रकार के संस्कार करेंगे और बाद में पारद की दवाई बनाने का काम शुरू करेंगे, तो उस समय पे हमारे शरीर में ये कंपेशनेट थॉट यानी कि ये करुणा या दया भाव हमेशा रहता ही है, कि जब मैं ये दवाई बना लूंगा, जब मैं ये पारद की सिद्धि कर लूंगा, रसायन यानी कि ये दवाई बना लूंगा, तो मैं पूरे जगत को, या मतलब कि मेरे कांटेक्ट में जितने भी बीमार लोग आते हैं उनको सनाइलिटी से यानी कि जरा से, पहले बताया था ना जुवेनाइल और सनाइल, जुवेनाइल मतलब नया या कम उम्र का, सनाइल सनाइलिटी मतलब कि जरा या वृद्धावस्था, और मृत्यु को दूर करूंगा। तो इसी मतलब के और भी श्लोक आपको अलग अलग ग्रंथों में मिलेंगे ही। तो रस हृदय तंत्र में ये बताया है कि जब मैं पारद को सिद्ध कर लूंगा, पारद में से सही तरीके से अच्छी दवाई बना लूंगा, तो मैं जरा को दूर करूंगा, निर्जरा मरणम, जरा को और मृत्यु को दूर कर लेंगे। इसीलिए रसबंध, पारद को बांधना, वो ही सैक्रोसैंक्ट यानी कि धन्य है। मतलब कि पारद को बांध के ही यूज करना चाहिए, अकेला फ्री फॉर्म फ्री एलिमेंटल मर्क्यूरी का कोई उपयोग हम नहीं करेंगे। हम बांध के रस को बंधन करके, मतलब कि उसकी दवाई बना के ही हम उसका उपयोग करेंगे। और वैसे आप ये ग्रंथ पढ़ेंगे, रस हृदय तंत्र पढ़ेंगे या रसारणव पढ़ेंगे, तो वहां पे भी दिखेगा ही। पहले के पूरे चैप्टर समझ लीजिए कि उसके अंदर 18 चैप्टर है, तो उसमें पहले जो 16 चैप्टर है वो पारद को बांधने के बारे में, दवाई कैसे बनानी उसी के बारे में है, पारद के संस्कार के बारे में ही है। और बाद में वो श्लोक जैसे रस हृदय तंत्र का एक और श्लोक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आपको बुक में भी मिल जाएगा वो। जैसे कि वहां पे बताया है, इति रस राजस्य विदो वेद विधानम प्रसंगतः प्रोक्तम, यानी कि हमने यहाँ पे अब बता दिया है कि पारद के सारे संस्कार कैसे हो गए हैं, अब उसको हम रसायन बना सकते हैं, यानी कि दवाई बना सकते हैं, उसके बाद ही उसको यूज कर सकते हैं। तो वहां पे क्या बताते हैं रस हृदय तंत्र में, अधुना प्रोक्तान पीवचा हमें रसायन योगान, यानी कि हम इस दवाई को अब रसायन के तौर पे शरीर में यूज करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रस यानी कि फ्री एलिमेंटल मर्क्यूरी, उसमें काफी सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, वहां पे हम उसको पहले शुद्ध शोधन यानी कि शुद्धि यानी कि प्यूरिफिकेशन करना है, बाद में हम उसको 18 संस्कार या एटलीस्ट 8 संस्कार करने हैं, बाद में उसकी दवाई बनानी है। तो उससे फिर जाके रसायन कर्म होगा, अकेले मर्क्यूरी या रस से रसायन कर्म नहीं होगा। तो यही पूरा हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन।
रस हमारे पास है, मर्क्यूरी हमारे पास है। अगर हमें रसायन कर्म करना है तो उसमें से दवाई बनानी पड़ेगी। कैसे बनानी पड़ेगी उसे में हमारा ये पूरा साल जाएगा। पूरा वर्ष हम यही चीजें सीखेंगे और काफी सारी चीजें हैं वो सीखेंगे इसके अंदर। तो सभी स्टूडेंट्स जो है अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए चैट बॉक्स में। और आज के क्लास में जो कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछिएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन, ये तो इतना ही था। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म ही हो गया है। और फिर इसके आगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उस टाइम पे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रसेश्वर दर्शन। तो ये भी क्या है, रसेश्वर दर्शन क्या है, थोड़ी फिलोसॉफिकल बातें हैं। आपको आयुर्वेद इतिहास अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये भी बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना और भी हम डिटेल में समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रसेश्वर दर्शन। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला रसमंडप ये सब। तो फिर उसके बाद हम हमारा मेन पार्ट पे जाएंगे। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो दूसरा तीसरा पॉइंट है ये तो मैं आपको वीडियो के स्वरूप में दूंगा, फिर हम यंत्र वगैरह शुरू करेंगे। तो सभी स्टूडेंट ने अटेंडेंस भेज दी है ना। 51 पीपल है यहाँ पे। 2 बार मैं हूँ तो मुझे बात कर दीजिए, तो 49 स्टूडेंट्स है। तो काफी स्टूडेंट्स आज गैर हाजिर है, 10 स्टूडेंट्स जो है वो एबसेंट है आज। ऐसा ना करिए, ये मिस हो जाता है। वैसे आपको ये यूट्यूब में तो मिल ही जाएगा, और इसका जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल ही जाएगा। तो अब मैंने जो लिंक भेजा है उसी में आप देख लीजिए। और अभी हमारा समय भी समाप्त हुआ है, तो जिन्होंने अटेंडेंस दे दी है वो लीव कर सकते हैं।